बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने बीएस फिज़िक्स पेपर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर कोड मैथ 1003 ईयर 2022 सॉल्व करना है। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। हर एक के नंबर जो है वो 5 हैं। हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए बॉक्स कॉक्स प्लॉट एंड लाइन प्लॉट। बॉक्स कॉक्स प्लॉट जो है ये एक ऐसा प्लॉट है जिसमें हम नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शिफ्ट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। To transform non-normal distribution into normal distribution we use Box-Cox transformation। हमारे पास अगर ये x1 x2 up to son xn जो है ये log नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन है, तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जब बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बन जाएगी। अब इसके ऊपर जब हमने बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ की है ये वाली, इसको हम बॉक्स कॉक्स पावर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो ये हमारी जो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर जो लेमडा की वैल्यू है अगर ज़ीरो ना हो तो फिर ये ऊपर वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाती है, और अगर लेमडा की वैल्यू आपके पास ज़ीरो आ जाएगी तो फिर ये ln y वाली ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेगी। हमारा लेमडा जो है वो -5 to +5 मूव करता है। हमने लेमडा की वो ऑप्टिमम वैल्यू जो है वो जनरेट करनी है जिसके ऊपर जो नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्ले करने लग जाए। अगर हम इसी को एक ग्राफ की मदद से ऑब्ज़र्व करें तो ये जो पहला ग्राफ है ये नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। जब हमने इसके ऊपर बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है तो ये जो दूसरा ग्राफ हमें मिला है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। जो लाइन प्लॉट है इसमें हम सिंगल वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन को डिस्प्ले करते हैं एक लाइन के ऊपर। फ़र्ज़ करें हमने एक सर्वे कंडक्ट की है जिसमें हमने मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ से उनके बच्चों की इन्फॉर्मेशन ली है। किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, किसी में 9 हैं, किसी में 8 हैं, 6 हैं, 5 हैं एंड सो ऑन। इस तरह ये बच्चों की इन्फॉर्मेशन है। इस सारी इन्फॉर्मेशन को अगर हम लाइन प्लॉट के ऊपर डिस्प्ले करना चाहें तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। इस लाइन के ऊपर हमने इन तमाम बच्चों की जो इन्फॉर्मेशंस हैं इनको डिस्प्ले करना है। तो ये एक ही फैमिली है जिसमें एक बच्चा है। 2 बच्चों वाली फैमिलीज़ जो हैं उनकी तादाद 5 है, यानी 5 फैमिलीज़ हैं जिनमें 2 बच्चे हैं। इसी तरह 3 बच्चों वाली जो फैमिली है वो 1 है। 2 फैमिलीज़ हैं जिनमें 4 बच्चे हैं, 5 फैमिलीज़ हैं जिनमें 2 बच्चे हैं एंड सो ऑन। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप टैली लगाते हैं। अगर इसी चीज़ को जो कि अनग्रुप्ड फॉर्म में है अगर हमें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में दी जाए तो फिर हम इसका लाइन चार्ट या लाइन प्लॉट जो है वो कैसे डिज़ाइन करेंगे वो भी आप देखें। ये हमारे पास है इंफॉर्मेशन। 6 फैमिलीज़ हैं जिनमें कोई बच्चा नहीं है, 8 फैमिलीज़ में 1 बच्चा है, 12 फैमिलीज़ में 2 हैं, 9 फैमिलीज़ में 3, 2 में 4 और 1 में 5 बच्चे हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को हमने लाइन प्लॉट के ऊपर डिस्प्ले करना है। तो आप ऑब्ज़र्व करें ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ये मैंने बच्चों को लिया है, वाई एक्सिस के ऊपर मैंने फैमिलीज़ को लिया है। तो 6 फैमिलीज़ हैं जिनमें कोई बच्चा नहीं है, तो ये 0 किड्स 6 फैमिलीज़ में। इसी तरह ये 8 फैमिलीज़ हैं जिनमें 1 बच्चा है। सिमिलर पैटर्न 12 फैमिलीज़ हैं जिनमें 2 बच्चे हैं। तो लाइन की हाइट जो है वो इंडिकेट कर रही है नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ को। जितनी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं उतनी ही लाइन की हाइट होगी, और जो एक्स एक्सिस के ऊपर इंफॉर्मेशन है वो बच्चों की तादाद को शो कर रही है। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन हिस्टोग्राम्स एंड द रिलेटिव कैलकुलेशन।
अब ये जो हिस्टोग्राम्स लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपने सिर्फ एक हिस्टोग्राम नहीं बनाना। हिस्टोग्राम्स बेसिकली दो तरह का होता है। एक हिस्टोग्राम वो है जिसमें क्लास इंटरवल जो है वो यूनिफॉर्म होता है, एक हिस्टोग्राम वो है जिसमें क्लास इंटरवल हमारा यूनिफॉर्म नहीं होता। दोनों हिस्टोग्राम जो हैं वो आपने शो करना है। अब आप नोटिस करें कि पहले हम हिस्टोग्राम की डेफिनेशन देखते हैं। द हिस्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स ड्रॉन for a continuous grouped frequency distribution such that height of each rectangle is proportional to the frequency of each class. एडजेसेंट रेक्टेंगल से क्या मुराद है? एडजेसेंट रेक्टेंगल से मुराद है कि वो सारी रेक्टेंगल जो हैं वो साथ साथ अटैच हैं। देखें ये सारी रेक्टेंगल्स हैं, ये सारी आपस में जुड़ी हुई हैं, अटैच हैं। दूसरी ख़ास बात ये कि हर रेक्टेंगल की जो हाइट है वो प्रोपोर्शनल है टू द हाइट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास। जितनी किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही रेक्टेंगल की हाइट जो है वो ज़्यादा है। अब इस हिस्टोग्राम के अंदर हमारे पास ये वाली रेक्टेंगल जो है ना ये सबसे बड़ी है। इसका मतलब कि इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है जो कि 23 है। हमने हर क्लास को डिस्प्ले किया है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम जो है ये बन गया। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्लास बाउंड्रीज ली हैं, वाई एक्सिस के ऊपर जो है ये फ्रीक्वेंसीज लेके तो इनको हमने डिस्प्ले कर दिया। इस हिस्टोग्राम के अंदर तमाम रेक्टेंगल जो हैं उनकी विड्थ, उनकी मोटाई जो है वो इक्वल है, वो बराबर है। जबकि कुछ ऐसा हिस्टोग्राम भी हो सकता है जिसमें इनकी जो विड्थ है वो सेम ना हो। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर जो क्लास इंटरवल है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। यहाँ पर हर क्लास का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो इस वजह से इस हिस्टोग्राम के अंदर जो विड्थ है वो सेम है। तो आप नोटिस करें अगर ये वाली इंफॉर्मेशन हो, यहाँ पर जो क्लास बाउंड्रीज है इनमें साइज़ जो है वो डिफरेंट है। पहली क्लास में जो इंटरवल है वो 3 का है, दूसरी क्लास में 5 का है, जो सेकंड लास्ट क्लास है वहाँ पर 10 का है और लास्ट के अंदर 15 का है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम इस फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल। तो इन तमाम फ्रीक्वेंसीज को मुतल्लिका क्लास इंटरवल्स पे डिवाइड करके ये हमने एक कॉलम जनरेट करना है F/H का। अब हमने वाई एक्सिस के ऊपर जो है ये वाली इंफॉर्मेशन जो है ये हमने लेनी है। इसी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ये क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। तो आप नोटिस करें कि ये वाली क्लास जो है इसकी विड्थ ज़्यादा है, ये वाली क्लास जो है इसकी विड्थ और ज़्यादा है, ये वाली क्लासेस जो है इनकी विड्थ जो है वो कम है। यानी जहाँ पर क्लास इंटरवल जो है वो कम है वहाँ पर रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो कम है, और जहाँ क्लास इंटरवल ज़्यादा है वहाँ पर रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो भी ज़्यादा होगी। दूसरी ख़ास बात ये कि जो रेक्टेंगल्स की हाइट है वो प्रोपोर्शनल है टू दिस कॉलम, यानी हर क्लास की जो वैल्यू है उसके मुताबिक उसकी हाइट है। जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, अगर हम इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, तो इससे जो हमें रिजल्टेंट मिलता है उसे हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड ट्रिम्ड मीन ऑफ डाटा। क्वार्टाइल से मुराद वो वैल्यूज़ हैं जो एक रेंज किए हुए डाटे को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। अब ये देखें ये एक स्टिक है, इसको हमने 4 बराबर हिस्सों में ब्रेक कर लिया। ये Q1, Q2, Q3 जो हैं दीज आर द क्वार्टाइल्स। एक ऐसी वैल्यू जो रेंज किए हुए डाटे को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है उसे मीडियन कहते हैं। और वो वैल्यूज़ जो एक रेंज किए हुए डाटे को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करती हैं उन्हें क्वार्टाइल्स कहते हैं। वो वैल्यूज़ जो अरेंज किए हुए डाटे को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करें उन्हें डोसाइल कहते हैं।
और वो वैल्यूज़ जो अरेंज किए हुए डाटे को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, उन्हें हम परसेंटाइल कहते हैं। तो ये हमारे पास अनग्रुप डाटा का फार्मूला है इन क्वार्टाइल्स के लिए। और अगर हम ग्रुप डाटा में आ जाए और वो कंटिन्यूस ग्रुप डाटा हो तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्वार्टाइल्स के लिए हम ये फार्मूलाइज यूज़ करेंगे। परसेंटाइल जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि वो वैल्यूज़ जो रेंज किए वो डाटे को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट्स कॉल्ड परसेंटाइल। ये अनग्रुप फॉर्म के अंदर फार्मूला है फॉर परसेंटाइल। और ये जो है ग्रुप डाटा के लिए, ये कंटिन्यूस ग्रुप डाटा के लिए जो परसेंटाइल्स के लिए फार्मूलाइज यूज़ होंगे वो ये हैं। इसके बाद है ट्रिमिड मीन। जब हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे डाटे के अंदर कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, जिन्हें हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं, इन्हें हम आउटलायर भी कहते हैं, इन्हें हम वाइल्ड ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। तो ऐसी वैल्यूज़ की मौजूदगी में जो हमारा अर्थमेटिक मीन है, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है। तो अगर हमने अपने डाटे में से इन वैल्यूज़ को रिमूव करना हो, जिन्हें हम आउटलायर कह रहे हैं, जिन्हें हम वाइल्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं, जिन्हें हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं, उसके लिए फिर हम दो पॉसिबल प्रोसेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जिनमें एक को हम कहते हैं ट्रिमिंग प्रोसेस और एक को कहते हैं विंसोराइज्ड प्रोसेस। अभी यहाँ पर हम ट्रिमिंग प्रोसेस जो है ना उसको डिस्कस करेंगे। तो ट्रिमिंग प्रोसेस ये है कि आपके पास अगर ये डाटा है, इसमें से हमने आउटलायर्स जो है जो वैल्यूज़ एक्सट्रीम हैं उनको हमने एलिमिनेट करना है और उसके बाद फिर हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह मालूम करना है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस डाटे को अरेंज करेंगे। इसे आपने अरेंज करना है इन फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटी वैल्यू उससे बड़ी एंड सो ऑन। तो फर्स्ट क्वार्टल आपने निकाला, फर्स्ट क्वार्टल जो है n+1/4, n आपके पास 9 है, 9 वैल्यूज़ हैं, 9+1/4 ये 2.5 आ रहा है। 2.5 से मुराद ये कि दूसरी वैल्यू प्लस 0.5 आपने आगे जाना है, अगली में से पिछली निकालना और उसे 0.5 से ज़रूर दे दें। ये हमारे पास Q1 है। सिमिलर पैटर्न आपने Q3 निकालना है, 3 × n+1/4 वैल्यू, इसको सॉल्व करें, 7.5 है। सातवीं वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 और 0.5 आपने आगे जाना है। 0.5 जब आगे जाएंगे तो अगली में से पिछली निकाल लें और उसे 0.5 से मल्टीप्लाई करवा लें। ये आपके पास आंसर आ रहा है 45.5, इसको मैंने राउंड ऑफ करके 46 लिख लिया है। अब हम करेंगे क्या, ट्रिमिंग प्रोसेस में जो फर्स्ट क्वार्टल है 36 यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह जो थर्ड क्वार्टल है वो है 46 आपका यहाँ पर, मैंने 2 एरोज लगाए हुए हैं। अब इन 2 एरो से पीछे वाली वैल्यूज़ जो है ना और इंक्लूडेड एरो वाली वैल्यू, इनको आपने एलिमिनेट कर देना, इनको आप निकाल दें, यानी ये वाली वैल्यू और इससे पीछे जितनी है, इसी तरह ये 46 और इससे आगे जितनी है इनको निकाल दें। तो बाकी जो आपके पास डाटा है वो डाटा कहलाएगा ट्रिमिड डाटा। इस डाटे में से अब आपने मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है ये मालूम करना है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम ट्रिमिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसकी मदद से हम आउटलायर्स को एलिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोवाइड ए कंपैरिजन फॉर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पीडीएफ और सीडीएफ के बारे में ये आपने कंपैरिजन करना है। जहाँ तक बात है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, तो एक ऐसा फंक्शन, ऐसा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे बेस करता है, दैट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और ये रियल वैल्यूड फंक्शन होता है जो एक स्पेसिफिक लिमिट्स के अंदर जो है वो इंटीग्रेबल होता है। ये हमारे पास इसकी जनरलाइज फॉर्म है, a to b आपने फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ये हैं, सबसे पहली कि तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं,
तमाम प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान होती हैं और तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है वो 1 होता है। इसके अलावा अगर स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर A to B आप प्रोबेबिलिटी जनरेट करना चाहें तो उसके लिए A to B फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना है। इस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इन फॉर्म ऑफ कर्व होता है, क्यों कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है ये तमाम वैल्यूज़ जो है वो अडॉप्ट करता है विद इन स्पेसिफिक लिमिट्स, ये कोई वैल्यू छोड़ता नहीं है। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है जिसे हम CDF कहते हैं, एक ऐसा फंक्शन जो फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेट करता है उसे हम CF कहते हैं। यानी जैसे CF में क्या करते हैं हम फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर रहे होते हैं, तो जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करता है। यानी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लोअर लिमिट से लेके किसी स्पेसिफिक लिमिट तक आप जब प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करते हैं तो उससे जो फंक्शन आपके पास जनरेट होता है उसे हम CDF कहते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और उसे कैपिटल FX से हम डिनोट करते हैं। ये इसकी जनरल फॉर्म है, यानी लोअर लिमिट से किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक आपने प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट किया। अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें, इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो इसको डिफरेंशिएट करने से जो हमारे पास फंक्शन आएगा उसे हम PDF कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब हमने इसकी भी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहली कि ये नॉन नेगेटिव है, इस वजह से ये 0 to 1 मूव करेगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता। लोएस्ट वैल्यू के ऊपर आपका आंसर 0 है और हाईएस्ट वैल्यू के ऊपर आपका आंसर जो है ये 1 है। अगर दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जिनमें x1 जो है वो x2 से छोटा है तो x1 का CDF जो है वो भी न्यूमेरिकली छोटा होगा x2 के CDF से। fx इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता, यानी ये बढ़ता ही जाता है, ये कम नहीं होता। अगर आपने दो स्पेसिफिक लिमिट्स के दरमियान आपने प्रोबेबिलिटी जनरेट करनी है तो वो आप CDF की मदद से इस तरह मालूम कर सकते हैं। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। इसका जो ग्राफ है, जो ग्राफिक डिस्प्ले है वो इस तरह है कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसका CDF जो है वो इस फॉर्म में आएगा। इसको भी हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ ही कहते हैं, लेकिन ये डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर है। इसको स्पाइडर ग्राफ भी कहते हैं। जबकि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर जो CDF का ग्राफ होगा वो इस फॉर्म में होगा, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है, ये कहीं भी डिक्रीज नहीं हो रहा। नंबर 5 है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ फ्लिपिंग ए कॉइन and then flip it a second time if head occur. If tail occur on the first flip, then a die is tossed once. To list element of sample space, construct a tree diagram. आपने एक सिक्का जो है वो टॉस करना है। जब आप एक सिक्का टॉस करेंगे तो सिक्के को टॉस करने की सूरत में अगर आपके पास हेड आ जाता है तो आपने उस सिक्के को एक दफ़ा फिर टॉस कर देना है। और इन केस जब आपने पहली दफ़ा सिक्का टॉस किया तो उसके ऊपर हेड नहीं आया, टेल आ गया। अगर टेल आ जाता है तो फिर आपने सिक्के को दोबारा टॉस नहीं करना, आपने लूडो के दाने को टॉस करना है। तो इस सिचुएशन में जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आपने जनरेट करने हैं और इसके लिए आपने ट्री डायग्राम जो है वो बनानी है। तो ट्री डायग्राम जो है ये मैंने डिज़ाइन की है। लेकिन जब आपने कॉइन को पहली दफ़ा फ्लिप किया उस पर हेड आ गया। हेड आने की सूरत में अब सेकंड फ्लिप क्या होगी, सेकंड फ्लिप में आपने सिक्का ही फिर टॉस करना है। तो अगर फर्स्ट फ्लिप के ऊपर टेल आता है तो फिर सेकंड फ्लिप के ऊपर आपने लूडो का दाना जो है ना वो रोल करना है। तो लूडो का दाना रोल करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 है। इनको आप अटैच करें, हेड को हेड से अटैच कर दिया, हेड को टेल से अटैच किया, टेल को 1 से, टेल को 2 से, टेल को 3 से, टेल को 4 से, टेल को 5 से, टेल को 6 के साथ अटैच किया तो ये पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ गई। ये सारे जो आउटकम्स हमने निकाले हैं ये सैम्पल स्पेस का सेट कहलाएंगे। एक सैम्पल स्पेस के सेट में आप इनको लिख सकते हैं। नंबर 6 है a sample of n
10 automobiles was selected, and each was subjected to 5 mph crash test, denoting a car with no visible damages by S for success and a car with such damage by F. The results were as follows. ये आपके पास रिजल्ट्स हैं, 10 टेस्ट हुए हैं, उनका रिजल्ट आपको दे दिया है। अगर डैमेज हुआ है तो उसके लिए F इस्तेमाल हुआ है, और अगर डैमेज नहीं हुआ किसी किस्म का उस टेस्ट के दौरान तो उसके लिए S इस्तेमाल हुआ है। वट इज़ द वैल्यू ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस? एक तो आपने सैम्पल प्रपोर्शन निकालना है फॉर सक्सेस के लिए। दूसरा, रिप्लेस ईच S बाई 1 एंड ईच F बाई 0। अब जहाँ जहाँ आपको S नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने 1 शिफ्ट करना है, और जहाँ पर F नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने 0 शिफ्ट कर देना है। देन कैलकुलेट X बार for this numerically coded sample. How does mean and sample proportion are comparable? अब आप नोटिस करें कि ये जो आपके पास 10 टेस्ट की इंफॉर्मेशन है, हमने जब सैम्पल प्रोपोर्शन निकालना है तो सिर्फ हमने फेवरेबल को टोटल पे डिवाइड करना है। फेवरेबल यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट सक्सेस में है, तो देखें कितने S हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास X की वैल्यू है। टोटल 10 हैं, तो 7/10 करेंगे, ये हमारा प्रोपोर्शन आ जाएगा, सैम्पल प्रोपोर्शन जिसे हम कहते हैं। अब आपने क्या किया, S की हर वैल्यू को रिप्लेस कर दिया 1 के साथ, और F की हर वैल्यू को रिप्लेस कर दिया 0 के साथ। जहाँ जहाँ S नज़र आ रहा है वहाँ पर 1 रख दिया, जहाँ F है वहाँ पर 0 रख दिया। अब इसका आपने मीन लेना है, तो इसका जब आप मीन ले रहे हैं तो आप नोटिस करें समेशन X/n के फार्मूले से दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं। proportion of success and the average of success yield the same result after coding. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट who have to buy a text for particular course want a new copy, whereas the other 70% want to used copy. Consider randomly selecting 25 purchasers. What are the mean value and standard deviation of the number who want a new copy? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकालना है उनके लिए जो नई कॉपी परचेज करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर फिर 30% लोग हैं जो न्यू कॉपी परचेज करना चाहते हैं, तो ये आपका P होगा, ये Q होगा, और ये N की वैल्यू होगी। What is the probability the number who want new copy is more than 2 standard deviation away from the mean value? अब इसके लिए हमने चेबीशेव थ्योरम जो है वो अप्लाई करना है। डिफरेंस जनरेट करना है फ्रॉम सेंटर पॉइंट टू लेफ्ट राइट विद 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप नोटिस करें यहाँ पर आपके पास जो न्यू कॉपी परचेज करने वाले लोग हैं वो 30% है, ये आपका P है, और यूज्ड कॉपी परचेज करने वाले 70% है, ये आपका Q है। N की वैल्यू 25 है, मीन आपके पास है NP, तो N को इस P से आपने ज़रब दी, ये आपके पास मीन वैल्यू आ गई। वेरिएंस के लिए NPQ है, एक इन्फॉर्मेशन पुटअप कर लें, ये आपका वेरिएंस, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपको मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब दूसरा पार्ट जो है इसमें हमने निकालना है कि मीन का जो सेंट्रल पॉइंट है मीन से डिफरेंस आपने लेना है 2 टाइम्स, लेफ़्ट और राइट। तो इसके लिए हम ये चेबीशेव रूल जो है ना वो अप्लाई करेंगे कि कितने % वैल्यूज़ जो हैं वो इन लिमिट्स में आती हैं। तो अकॉर्डिंग टू चेबीशेव रूल ये जनरल फार्मूला है, इन 2 लिमिट्स में कम अज़ कम इतना डाटा जो है या कम अज़ कम इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही होती है। यहाँ पर K जो है आपने 2 रखना है, K की वैल्यू 2 3 4 प्योर नंबर आप रख सकते हैं। यहाँ K की वैल्यू 2 रखें तो ये फॉर्म आपको नज़र आने लग जाएगी। जब आपने 2 रखा, यहाँ पर 2 रखें, यहाँ पर 2, फिर कीमतें पुटअप करते हैं। ये 75% से ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन इन 2 लिमिट्स के दरमियान जो है हमारी आ रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। 1 बॉक्स कंटेन 6 रेड
and 4 green ball. A second box contains 7 red and 3 green ball. A ball is randomly chosen from first box and placed in the second box. Then a ball is randomly selected from second box and placed in the first. आपने पहले रैंडमली एक बॉल निकालना है पहले बॉक्स में से, उसको फिर आपने दूसरे में डाल देना है, फिर दूसरे में से बॉक्स में से आपने बॉल निकालना है और उसको वापस पहले में डाल देना है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? ए रेड बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स एंड ए रेड बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड बॉक्स. अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले में से भी रेड आता है और दूसरे बॉक्स में से भी रेड आता है. यहाँ पर आप नोट करें कि जो बॉक्स की इंफॉर्मेशन है, रेड कलर के 6 हैं, ग्रीन 4, टोटल 10. दूसरे बॉक्स के अंदर 7 रेड हैं, 3 ग्रीन है, टोटल 10 हैं. अब आपने R1 लिखा फर्स्ट रेड जो कि पहले बॉक्स से निकला, सेकंड रेड जो कि दूसरे बॉक्स से निकला, इसको आपने R2 लिखा. हमारा इंटरेस्ट ये है कि पहले में से भी रेड आए और दूसरे में से भी रेड आना चाहिए. इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि जो बॉल आपने पहले से निकाला उसे दूसरे में डाला, इस वजह से ये ओवर R1 आया. तो अब आप नोट करो कि अगर पहले डिब्बे में से आप रेड निकालते हैं तो ये होगा 6/10. ये रेड जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएंगे 8 और यहाँ होंगे 11. अब अगला रेड आपने यहाँ से निकाला तो ये 8/11 होगा. फिर इसको आपने वापस रख देना पहले के अंदर. तो ये इस तरह हमारे पास ये पहला आंसर जो है ये आ जाएगा. दूसरा पार्ट है, एट द कैलकुलेशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी that number of red and green in the first box are identical to the number at the beginning. अब वो कहते हैं जी इस सारे सिलेक्शन प्रोसेस में कब ऐसी सिचुएशन होगी कि दोनों प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो सेम रहें फॉर रेड एंड फॉर ग्रीन इन बोथ बॉक्सेस. तो आप नोट करें कि दोनों कलर्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो कब सेम रहेगी ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे कि पहली पोजीशन है उसी पोजीशन में दोबारा आ जाए. द नंबर ऑफ रेड एंड ग्रीन बॉल आर इन द फर्स्ट बॉक्स आर आइडेंटिकल टू द नंबर एट द बिगनिंग कैन ओनली अकर इफ एंड ओनली इफ. यानी सिलेक्शन से पहले जो रेड की प्रोबेबिलिटी है और सिलेक्शन प्रोसेस के बाद जो रेड की प्रोबेबिलिटी है, इसी तरह सिलेक्शन से पहले ग्रीन की प्रोबेबिलिटी और सिलेक्शन के बाद ग्रीन की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम रहनी चाहिए. तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर रेड बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम बोथ बॉक्सेस, यानी ये तब होगा अगर दोनों बॉक्सेस से रेड ही आप ले रहे हैं, क्योंकि एक से रेड निकाला उसे दूसरे में डाला, फिर दूसरे से भी रेड निकाला और उसे वापस पहले में डाल दिया, तो रेड कलर सेम रहेगा. अब वो ग्रीन वाली कंडीशन है कि अगर पहले से आपने ग्रीन निकाला है और दूसरे से भी ग्रीन ही निकाला है, तो पहले का ग्रीन निकाल के दूसरे में डाला, फिर दूसरे से ग्रीन निकाल के वापस पहले में डाल दिया, तो इस सिचुएशन में दोनों कलर जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी पहले वाली पोजीशन पर ही आ जाएगी. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है, 2 caps are selected at random from a box containing 3 red caps, 2 yellow caps and 3 green. If X denote the number of yellow and Y is the number of red caps selected, find the joint probability function. Find probability of this one. यहाँ पर A जो है ये आपका 1 है, यानी A की वैल्यू अगर 1 है तो आपने x प्लस वाई का सम जो है ये लेस देन इक्वल टू 1 निकालना है. इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ये आपने मालूम करनी है. अब आप नोटिस करें कि ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, रेड कलर के 3 हैं, येलो 2 और ग्रीन भी 3 है, टोटल 8 है. इनमें से आपने 2 बॉल निकाले. आपका जो x है वेरिएबल वो येलो को आइडेंटिफाई कर रहा है, वाई वेरिएबल जो है वो रेड को आइडेंटिफाई कर रहा है. तो इससे आपका जो जॉइंट फंक्शन बनेगा, ये x जो है वो येलो के लिए है तो 2cx होगा, y जो है वो रेड के लिए है तो 3cy होगा. ये फॉर्म आपके पास फंक्शन की बन जाएगी.
2cx 3cy और रिमेनिंग जो ग्रीन है उनमें से 2 माइनस एक्स माइनस वाई 8c2। यहाँ पर अब आपने x की कीमतें रखनी है 0, 1, 2, तो फिर ये फंक्शन हमारा कुछ प्रोबेबिलिटीज़ देगा। अब वो जो प्रोबेबिलिटीज़ देगा उसे हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में लिख लेना है, जो कि इस फॉर्म में आएंगी। x की वैल्यू 0 रखें, y भी 0 रखें, यानी इस फंक्शन में x की जगह 0, y की जगह 0 रखें और उसे सॉल्व कर लें, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 3/28। फिर इसी तरह x की वैल्यू 0 लेनी है और y 1, फिर x की जगह पर 0 रखना है और y की जगह 2, ये तीनों प्रॉबिलिटीज़ खुल जाएंगे। सिमिलर पैटर्न, x की जगह 1 रखें और y की जगह 0, x की जगह पर 1 और y की जगह पर भी 1, x की जगह 1 और y की जगह 2 आप नहीं रख सकते। उसकी रीज़न ये है कि जब x की वैल्यू 1 और y की 2 होगी तो इसका मतलब 3 बॉल निकले, तो 3 तो आपने निकाले ही नहीं, आपने निकाले हैं, तो इस वजह से ये प्रॉबिलिटी नहीं होगी। x की जगह पर 2 और y की जगह पर 0 ये मिल जाएगी, अगली दो जो हैं ये नहीं मिलेंगी। ये हमारा प्रोबेबिलिटी टेबल बन गया। इनको इस साइड पर सम अप कर लें तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी x की, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी x की आ गई, ये टेबल खुल गए। इसको सम अप करें, ये 1 है। सिमिलर पैटर्न आप कॉलम वाइज इनको सम अप कर लें तो ये आपके पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी y वेरिएबल की, और इसका सम भी 1 ही आ रहा है। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि x प्लस वाई की वैल्यू 1 है या 1 से छोटी है। अब 1 है या 1 से छोटी, तो ये 0 एंड 1 आएगा। ये दो पॉसिबिलिटी है। ये 0 कब होता है? जब x भी 0 हो, y भी 0 हो। 1 कब होगा? जब x की वैल्यू 0, y 1 हो। इनको जमा कर ले, या x की वैल्यू 1 और y 0 हो, इनको जमा करें तो 1 आ रहा है। तो ये तीन प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये आपने इस टेबल में से उठा लेनी है। x की जगह पर 0, 0 अगर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी। x की जगह 0 और y 1, ये x की जगह 1 और y 0, ये तीन जो हैं इनको आपने सम अप कर लेना है। इन तीनों को सम अप करके ये आपने जवाब ले लेना है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।